हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मार्च 2024 की। गाइस, ऑलरेडी हमारे 7 टॉपिक्स कवर हो गए हैं, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस है, आईआर है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, साइंस एंड टेक है। आज साइंस एंड टेक का हम शॉर्ट्स भी कंप्लीट करेंगे बहुत ही क्विकली, समझते हुए कि कौन कौन से टॉपिक साइंस एंड टेक के शॉर्ट्स में इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि गाइस, प्रीलिम्स बिल्कुल हमारे नज़दीक आता ही जा रहा है। 15 जून डेट आप समझ लो, एक महीना भी अब समझ लो वो कैसे बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए स्टे ट्यून टू पीएम पाठशाला, यू विल गेट द जेन्युइन कंटेंट फ्रॉम हियर, और आपको जेन्युइनिटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ पता पड़ जाएगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों को ग्रास्प करना है। क्योंकि दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट इन द प्रीलिम्स एग्जाम, कि आपको जितना याद रहे, जितने टॉपिक्स आपको याद रहे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और जो भी लोग भी नए हैं, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। आज हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें हम बात करेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंड टू एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक के बारे में। देखो, इन्हें फर्स्ट फॉर इंडिया सी डॉट और पीआरएल ने ये कॉन्सेप्ट निकाला है। सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, ये काम क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। किस डिपार्टमेंट में? टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में। पीआरएल है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। ठीक है, इन्होंने पहली बार इंडिया में इंटीग्रेट करा है और एक इंडिजीनियस फाइबर बेस्ड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम निकाला है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक टेक्निक है गाइस, जिसमें हम क्या करते हैं, आने वाले फ्यूचर प्रूफ डेज में सिक्योरिटी रहे कम्युनिकेशन नेटवर्क की, कोई ब्रीच ना हो कम्युनिकेशन का, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए ये काम किया है। अब इससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे, उसके लिए क्या करते हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, रेंडम वो सीक्रेट की प्रोड्यूस करती हैं, जो सिर्फ दो पार्टीज को पता है। जैसे आपको पता है बैंक में आपको जब ई स्टेटमेंट आती होगी, क्योंकि अब तो हमारा वो सिस्टम है नहीं कि पासबुक अपडेट है, सब तो बंद हो चुका है ना, ऑलमोस्ट, मतलब बंद इन द सेंस कि लोग अब इस चीज को यूज नहीं करते हैं, लोग अब ई बैंकिंग की तरफ ज्यादा मुड़ चुके हैं। तो ई स्टेटमेंट जब आपकी आती होगी बैंक की, उसमें एक पासवर्ड लगता होगा आपका, है ना? तो बैंक को पता है वो पासवर्ड एक आपको पता है। तो समझ रहे हो, इस तरह से क्या होता है, वो कम्युनिकेशन जो है वो मेरे और बैंक के बीच का ही है। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स क्या करेगा, एक रैंडम सीक्रेट की हम दो पार्टीज को पता होगा, जिससे हम मैसेजेस को इनक्रिप्ट कर सकें, पढ़ सकें, डिकोड कर सकें, डिक्रिप्ट कर सकें, ये सारे। कोई भी अगर इंटरवेंशन होती है क्वांटम चैनल्स की, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएगी। अगर किसी ने चैनल पे टेम्पर करने की कोशिश करी हो, तो वो पता चल जाएगा तुरंत ही कि यहाँ से ना कुछ इंटरफेरेंस आ रही है। तो जो क्वांटम आपका जो की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ना डिफरेंट मीडियम्स में डाला जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर में, फ्री स्पेस में, सैटेलाइट में, ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योर हो जाए। क्वांटम कम्युनिकेशन क्या है? 4 वर्टिकल्स हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम मटेरियल्स। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स के उस पे चलते हैं, सुपर इम्पोजिशन, इंटेंगलमेंट पे, टंगलिंग पे। ये सारे के सारे शब्द जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स से कनेक्टेड हैं। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, क्यों हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो, कंप्यूटिंग हो, साइमुलेशन हो, केमिस्ट्री, हेल्थ केयर, इन सभी को अच्छा करने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ कह रहा है कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं जिससे कि क्वांटम टेक्नोलॉजी इंडिया में अच्छा वर्क कर पाए। तो पहला है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन है, एक क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक है, एक क्वांटम फ्रंटियर मिशन है, एक नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम है। ये चारों तरह के सिस्टम्स के तहत ही हमारा इंडिया में क्वांटम मैकेनिक वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पुष्पक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 लॉन्च सक्सेसफुली। ये पुष्पक विमान रावण वाला नहीं है, ये इसरो वाला है, जिसमें इसरो ने आपका ये सक्सेसफुली लॉन्च किया है। पुष्पक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के तहत ये सेकेंड सीरीज है एक्सपेरिमेंट की, जो इसरो ने कंडक्ट की है अंडर द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, हाई स्पीड पे काम करेगी ये, और ये विंज्ड बॉडी है फॉर ऑल फ्लाइट सिस्टम्स। ठीक है, और ये सक्सेसफुली कंडक्ट की गई है। इसके तहत अगर आप देखोगे, इस सिस्टम को समझोगे, तो ये एसेंशियल इसलिए था ताकि हमारा स्पेस प्लेन और हम ट्रेवल कर पाएँ लो अर्थ ऑर्बिट पे।
व्हीकल हमारा जो पहला है स्टेज है वो यूज़ हो पाए। इसका एडवांटेज जानते हो क्या है? इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि प्राइवेट स्पेस एजेंसीज भी क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं, लो कॉस्ट का पड़ेगा, रिलायबल पड़ेगा और ऑन डिमांड हम स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चैलेंज क्या है? यहाँ पर बहुत सारे सिलेक्शन कर रहे हैं मटेरियल्स के, स्पेशल अलॉयज वगैरह हैं, इंसुलेशन मटेरियल्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमें बहुत ही ज़्यादा इस पूरे सिस्टम के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेटेड इन केरला। प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तिरुवनंतपुरम। प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया ताकि कंट्री के स्पेस सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सके। 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें। एसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी सतीश धवन स्पेस सेंटर, ताकि फ्रीक्वेंसी पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स की अच्छी हो जाए 6 से 15 साल का। इसमें क्या करा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें लॉन्च किए जा रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, कुछ दूसरे स्मॉल व्हीकल हैं। इसमें 3 स्टेज ये लॉन्च व्हीकल है जिसमें कि कैपेबिलिटी है लो अर्थ के ऑर्बिट को लेके चलने की। पीएसएलवी है जिसमें 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, इसमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स वगैरह हैं। सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन है, स्टेज टेस्ट है, इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में रखा गया है। यहाँ पर पता है ये सब क्या किया जा रहा है? बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एरोडायनेमिक्स के चलते हुए, रॉकेट्स के कैरेक्टराइजेशन को जानते हुए गगन मिशन को और अच्छे से बूस्ट किया जाए। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। एस्ट्रोनॉट विंग्स है, उसमें 4 एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट करे गए हैं जो बड़े ही ट्रस्टवर्दी, करेज एंड डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। तो विक्रम साराभाई सेंटर के बारे में दिया हुआ है कि ये लेड सेंटर है इसरो का। ये मेमोरी ऑफ डॉक्टर विक्रम भाई, फादर जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है उनके नाम पे रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रयान 3 भी यहीं से गया। प्रायर मिशन जो भी होते हैं वो यहाँ रिमोटली कैरी आउट किए जाते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विक्रम भाई साराभाई स्टेशन के बारे में। नाउ लेट्स डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कुल्लासेकरा पट्टिनम स्पेसक्राफ्ट है ये। और ये आपका थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर है। स्पेसक्राफ्ट है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसके डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इसका फायदा पता है क्या आंध्र प्रदेश में लगाया गया है? ये ना बहुत क्लोज इक्वेटर के लगाया गया है ताकि फ्यूल सेव हो पाए। और रॉकेट रॉकेट जो है वहां पे कैन नाउ हेड स्ट्रेट इन द सदर्न डायरेक्शन फ्रॉम श्रीहरिकोटा फैसिलिटी से। रॉकेट फर्स्ट हेड की ईस्ट की तरफ जाएगा, फिर साउथ की तरफ जाएगा ताकि एयर स्पेस, श्रीलंका का एयर स्पेस बच सके। फिर नियर बाय जो इसरो का प्रोपल्जन रिसर्च कॉम्प्लेक्स है लोकेशन, ताकि उसकी आसान हो जाए और शॉर्टर पीरियड में काम कर पाए, उसके लिए है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन दैट इज साखी ऐप। साखी ऐप क्या है? विक्रम भाई साराभाई स्पेस सेंटर में लोकेटेड है, थुम्बा वहाँ पर। और ये क्या करते हैं, गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प करने के लिए है ताकि वो वहां से आराम से 3 मेंबर्स अपना ऑर्बिट वगैरह लॉन्च कर पाए, इसलिए बनाया गया है ये। इसका बेनिफिट पता है क्या? इस साखी ऐप का बेनिफिट है कि एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ मॉनिटर होती जाएगी कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, हार्ट रेट कैसा चल रहा है। कम्युनिकेशन लिंक आपका एक बना रहेगा ऑनबोर्ड कंप्यूटर और ग्राउंड बेस्ड स्टेशन का। इससे लॉग जो मिशन में होंगे मल्टीपल फॉर्मेट्स वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्टेशियो शिव शक्ति के बारे में है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसने ना स्टेशियो शिव शक्ति करके अप्रूव करा है लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के तहत। लॉन्च हुआ है, इंक्लूड हुआ है गैजेटर ऑफ प्लानिटरी नोमेनक्लेचर में। प्लानिटरी नोमेनक्लेचर क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सरफेस प्लानट के फीचर्स वगैरह। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन 1919 में फाइंड आउट हुई। सेक्रेटेरिएट इसका पेरिस फ्रांस में है। इस मिशन के तहत ना इसका सारा काम पता है क्या है? प्रमोट करना, सेफ गार्ड करना साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी को सभी एस्पेक्ट्स में। 92 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो साइन करती है डेजिग्नेशन, सेलेस्टियल बॉडीज को चेक करना, सर्फेस वगैरह को देखना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अनकवर प्रोग्राम। अगर आता है तो इसमें ध्यान रखना, अनकवर की फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? अल्ट्रा डीप निर कैम एंड निरस्पेक ऑब्जर्वेशन बिफोर द एपॉक ऑन रिलॉन्गेशन। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के तहत ये रिसर्चर्स ने क्लू निकाला है कि अर्ली यूनिवर्स में भी डार्क एजेस होती थी और उसके बारे में चेक करना है। डार्क एजेस का मतलब ध्यान रखना एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे लाइट नहीं है, बहुत डेंस फॉग है, न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस पूरा डेंस तरह से भरी पड़ी है। तो उसी को फॉलो किया जा रहा है रीआयोनाइजेशन का, जहाँ पर पता चला जी यहीं से पहला स्टार और गैलेक्सीज आनी यहीं से शुरू हुई थी। इसी को स्टडी करा जा रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गर्भिणी GA2। इसमें क्या होता है? गर्भिणी GA2 में
ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इंडिया का स्पेसिफिक मॉडल बनाया है, ये जानने के लिए कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके फीटस की एज कितनी है जब वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर्स में होता है। तो गर्भिणी, नाम से ही समझ में आ रहा है, गर्भिणी GA2 इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप है एडवांस रिसर्च एंड बर्थ आउटकम्स का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें करते क्या है, आप प्रेग्नेंट वुमेन की स्टडी करते हैं। और ये प्रोग्राम आज से ही नहीं, 2015 से ही शुरू करा गया था, ताकि क्लिनिकल या कोई अगर रिस्क के कुछ प्रिडिक्शन कर पाए प्री टर्म बर्थ के टाइम, उससे पहले ही पता चल जाए उसके जीनोमिक्स के बारे में, उसकी एपिडोमियोलॉजिक के बारे में, उसके जीन्स की रचना के बारे में, सबके बारे में पता चल जाए। उसके लिए ये स्टडी की जाती है इस प्रोग्राम के तहत। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया टू रीस्टार्ट पेंसिलिन जी मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या हुआ, ये कौन सा था? देखो, एंटीबायोटिक पेंसिलिन याद है आपको? तो कह रहा है यूनियन मिनिस्टर जो थे केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, उन्होंने कहा कि इंडिया को रीस्टार्ट करना चाहिए पेंसिलिन जी मैन्युफैक्चरिंग की 30 साल के गैप के बाद। पेंसिलिन जी क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आती है। इससे कौन कौन सी डिजीज ठीक होती हैं? निमोनिया, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, ये सारी डिजीज इससे ठीक होती हैं। तो याद रखना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या पेंसिलिन जी को हम बेंजिलिन पेंसिलिन भी बोलते हैं। और 1928 में स्कॉटिश के बायोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने इसको फॉर्म करके पेंसिलिन को फर्स्ट स्पेसिफिक फॉर्म दिया। इवन आपको पता है, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, फिजियोलॉजी मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी 1945। अब ये जब आया तो देखो, बहुत पुअर ना ओरल एब्जॉर्प्शन होती थी, तो जरूरत पड़ती थी, चाइना ने भी इम्पोर्ट करा। एपीआई किस तरह का ड्रग होता है? बल्क ड्रग होते हैं ये, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देते हैं ये। तो इसमें डिस्पाइट इंडिया बीइंग द थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाय वॉल्यूम इन वर्ल्ड, प्राइमरीली आपका ये डिपेंडेंट है बल्क ड्रग इम्पोर्ट, हम चाइना से पर्टिकुलरली लेते हैं। इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटेंस ग्लोबल कॉम्पिटिशन है, तो हम ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसमें सेल्फ रिलायंस हो पाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इसमें इंक्लूडेड है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। तो ये सारे के सारे क्या किया जा रहा है, ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमें की स्टार्टिंग मटेरियल्स के बारे में पता चलता रहे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वी इनॉमिंग। ठीक है, देखो, स्नेक बाइट के लिए भी एक्शन लेने ज़रूरी थे। 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाई कि 50% तक हमें स्नेक बाइट 2030 तक ख़त्म करनी है। ये डेटा याद रखना। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने इसमें रीजनल एक्शन प्लान बनाया साउथ एशियंस के लिए कि 22 से 30 तक का एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें इसको प्रिवेंट एंड कंट्रोल करना है। तो इंडिया ने स्टेप बिल्कुल लिए। इंडिया ने एक स्नेक बाइट हेल्पलाइन नंबर निकाला 15400। कभी ऐसा केस आपके सामने आए तो प्लीज़ इस नंबर से हेल्प ले लेना, आपको असिस्टेंस मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कुछ सिस्टमैटिक तरीके से निकाला कि भाई इसको तो तरीके से ठीक करना पड़ेगा। कुछ ऐसे तो विजन यही था हमारा कि 2030 तक खत्म करना है, वन हेल्थ अप्रोच के तहत हमें हाफ करना है, पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाएंगे लेकिन 2030 तक है कि हाफ कर लेना है। तो वन हेल्थ में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि सभी पीपल एनिमल इकोसिस्टम को इंटर रिलेट करके हम समझेंगे। तो उसमें कई सारे तरीके अपनाए गए कि भाई प्रोविजंस ऐसे बनाए जाएं कि सभी हेल्थ सेंटर्स पर स्नेक बाइट के केसेस अगर आ रहे हैं तो रीजनल सेंटर्स वगैरह बनाए जाए ताकि रीजनल लेवल पर भी काम हो पाए और लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए, मॉनिटरिंग भी की जाए, प्रिवेंट किया जाए लाइव स्टॉक्स को भी कि उनको भी स्नेक बाइट ना हो जाए। तो कम्युनिटी की एंगेजमेंट भी चाहिए। अब देखो, स्नेक बाइट एनवर्मिंग क्या होता है, एक तरह का ना नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है ये, जो कि आपको वेनोमस स्नेक के काटने से होता है। तो इंडिया में 90% जो स्नेक बाइट है वो चार अमंग क्रॉलर्स में बहुत पाई जाती है। कॉमन क्रेट है, इंडियन कोबरा है, ये सारे स्नेक बाइट स्नेक्स के प्रकार हैं। डसल वाइपर है और सॉ स्केल वाइपर है, ये सारे के सारे ये चार तरीके के ऐसे हैं जिससे कि स्नेक बाइट से बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यानडे डिक्लेरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने मिलकर ये साइन किया है ताकि हम मलेरिया की डेथ को एंड करेंगे। तो ये जो यानडे कॉन्फ्रेंस हुआ था डब्ल्यूएचओ के कोहोस्ट होके कैमरून वगैरह मिलकर, 11 इसमें अफ्रीकन नेशंस थे जिन्होंने मलेरिया के इस पे बिल्कुल फर्टिलिटीज को समझते हुए कि ये बहुत खतरनाक है, इसको खत्म करना होगा, साइन किया, कमिटमेंट लिया कि 15% हमारा बजट हेल्थ सेक्टर का इसमें एलोकेट होगा और हम अलाइन करेंगे हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट
WHO की इस अप्रोच के तहत हम भी चलेंगे। तो याद रखना, छोटी छोटी डिक्लेरेशन है, पेपर में आ गई तो आपको बिल्कुल दिमाग में आना चाहिए ये मलेरिया को एंड करने के लिए था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? साइंटिस्ट ने फ्रूट फ्लाई को मॉडिफाई करा है। कैसे करा है? क्योंकि वो क्या करती है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है पार्थोजेनेसिस के थ्रू। तो याद रखना, पार्थेनोजेनेसिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें फीमेल क्या करती है, एम्ब्रो प्रोड्यूस करती है बिना एग फर्टिलाइज किए विद स्पर्म। ठीक है, तो दो तरह से नेचुरल पैथोजेनेसिस किया जाता है। एक ऑटोमिक्सिस होता है जिसमें कि शार्क जो होती है स्लाइटली शफल करती है मदर के डीएनए को और प्रोड्यूस करती है बच्चा हु आर क्लोज टू बट नॉट आइडेंटिकल, एकदम नहीं पैदा होगा लेकिन क्लोज, मदर के क्लोज में पैदा होगा, मतलब वो सेम सेम होगा, कंप्लीटली सेम नहीं होगा। लेकिन एपोमिक्सिस क्या होता है कि जेनेटिक कॉपी एंड पेस्ट टाइप है जिसमें ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है आइडेंटिकली, कैसे, क्लोन्स अपने पेरेंट्स का लेके। तो प्लांट्स आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ पार्थोजेनेसिस। नेक्स्ट एक वोटर इंक के बारे में आया है। इंडेलिबल इंक है, मैसूर के पेंट एंड वार्निश लिमिटेड सोल मैन्युफैक्चरर है, पेपर में आएगा। सोल मैन्युफैक्चरर तो ध्यान रखना, हाँ जी बिल्कुल, मैसूर का पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड इंडेलिबल इंक का सोल मैन्युफैक्चरर है, सिर्फ यही प्रोड्यूस करता है। रिसीव इज लार्जेस्ट शेयर, 26 से 26.55 लाख इन्होंने मार्कर्स बनाए हैं। तो कह रहा अंडर रूल 49K ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 हर जितने भी इलेक्टर्स हैं उनको अलाउ होता है लेफ्ट फॉर फिंगर पर, आपको पता है ना, वहीं पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो पोलिंग ऑफिसर होता है आपकी इंक लगाता है। अगर ये अप्लाई कर दी गई तो पर्पल कलर्ड इंक को आप रिमूव नहीं कर सकते किसी केमिकल डिटर्जेंट सोप वगैरह से। इंक में क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं हट पाती है ये? क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है विच ऑन रिएक्शन विद नेल, जैसे ही वो नेल के साथ उसका रिएक्शन होगा तो वो और धीरे धीरे लाइट का, क्योंकि एक्सपोजर भी होता है तो वो डार्क कलर की होती जाती है। देखो पर्पल से कैसे वो डार्क ब्राउन की कलर की हो जाती है ना। अभी आप वोट अगर देने गए हो और कुछ लोग देने जाने वाले भी होंगे तो उनके बारे में, तो क्या होता है इसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ड्राई आइस। देखो जो डाइनर्स थे गुड़गांव ईटरी हॉस्पिटलाइज हुए आफ्टर मिस्टेकली उन्होंने सर्व कर दी ड्राई आइस। देखो जरा, तो ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका नाम पता है क्यों पड़ा ड्राई आइस? क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता लिक्विड में, इसको हीट जितना मर्जी कर लो ये डायरेक्टली गैस हो जाता है। एंड ड्राई आइस बड़ा अच्छा प्रोसेस है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी सॉलिड चीज डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म नहीं बनती है। इसमें मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, कंप्रेस करके और कूल करके गैसियस CO2 को। बहुत खराब होती है ये, इंसान की जान चली जाए, ह्यूमन हेल्थ इतना खराब हो सकता है। और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में, फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में, यहाँ यहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आई थिंक हाँ यार इट्स द लास्ट टॉपिक एज वेल, एस्बेस्टॉस। यूएसए का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने सभी तरह के डेडली कार्सिनोजन एस्बेस्टॉस को बैन किया है। क्या होता है ये? कह रहा है ये नेचुरली ऑकरिंग फाइब्रस मिनरल है जिसमें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, पुअर हीट कंडक्शन होता है, ये केमिकल को भी रेजिस्ट करता है। एस्बेस्टॉस के मेन फॉर्म्स हैं क्रायोसोटाइल और क्रोकोडोलाइट, यानी कि व्हाइट एस्बेस्टॉस और ब्लू एस्बेस्टॉस। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये? बिल्डिंग मटेरियल में, इंसुलेशन में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में। हेल्थ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? कह रहा अगर एस्बेस्टॉस कहीं चला गया तो इससे लंग कैंसर होता है, कैंसर ओवरी का, लैरिंक्स का, लंग्स का जो फिब्रोसिस पार्ट होता है वो भी। तो इंडिया हैज नॉट बैंड यूज ऑफ एनी टाइप ऑफ एस्बेस्टॉस, तो हमें बहुत ज्यादा तो ध्यान रखना। अभी आपसे पूछ सकता है कि रीसेंट ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने एस्बेस्टॉस को बैन किया है, तो बताना। सारे के सारे डेडली कार्सिनोजेनो एंड एस्बेस्टॉस को यूएसए ने बैन करा है, इंडिया ने अभी बैन नहीं लगाया है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है बट आपके दिमाग में जली जानी चाहिए ताकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू हैंडल दोस क्वेश्चंस, राइट? So guys, thank you so much for listening. Do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.